ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा की। झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को, जबकि महाराष्ट्र में 1 चरण में 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। बिहार के 4 विधानसभा सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज के लिए 13 नवंबर को होगा मतदान। 23 नवंबर को होगी मतों की गिनती। जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा, पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेगी। 11 सीटों पर किया दावा। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, बिहार विधानसभा उपचुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच नहीं है कोई मतभेद। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। For Maharashtra, this will be in single phase. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October, and last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. श्री कुमार ने बताया कि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। Schedule would be like this. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November and 20th November, both Wednesdays. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th and for phase 2 would be 22nd. Nominations for phase 1 would be till 25th of October and for phase 2 29th, and date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. दोनों राज्यों की मतगणना 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने बिहार की 4 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होगी और इसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इमामगंज सीट से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, रामगढ़ से राजद के सुधाकर सिंह, बेलागंज से राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव और तरारी से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद के संसद सदस्य चुने जाने के बाद इन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेरफेर के विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पूरी तरह फुल प्रूफ हैं। श्री कुमार ने कहा कि चुनाव के दौरान मतदान में भाग लेकर लोगों ने ईवीएम को लेकर उठाए गए सवालों का समाधान कर दिया है। वोटिंग में परसेंटेज और वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहां तक ईवीएम्स और इन सबका प्रश्न है वो 100% फुल प्रूफ है। मैं कई बार बता चुका हूं। आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो फिर बताएंगे वहां पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार में विधानसभा की 4 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए एनडीए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। डॉक्टर जायसवाल ने दावा किया कि चारों सीटों पर विपक्षी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ेगा। जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेगी। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा के साथ कोई मतभेद नहीं है। दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जदयू की तैयारी 11 सीटों पर उम्मीदवार देने की है।
इतना हम लोग संतुष्ट हैं कि जेडीयू मतलब एक रिस्पेक्टेबल नंबर पे चुनाव लड़ी। बता रहे हैं कि विश्वकर्मा ने कहा है 2-3 सीट मिल सकता है। अगर हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि हम 11 सीटों पर तैयारी करके रखे हैं तो इसमें आपको कहाँ विरोधाभास नजर आ रहा है? इसमें तो कोई विरोधाभास है नहीं। अरे 11 सीटों पर हमारी तैयारी है, जितने सीटों पर हमारा अंतिम निर्णय होगा उतना में लड़ेंगे। राज्य सरकार सभी अनुसंधानकर्ताओं आयोग को लैपटॉप और स्मार्टफोन उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके लिए 190 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं कैबिनेट ने पैक्स चुनाव संपन्न कराने के लिए 18 करोड़ 64 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। कैबिनेट ने आज कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। समाचार कक्ष की श्रद्धांजलि। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। वे भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। अब्दुल कलाम ने 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका भी निभाई। इसके साथ ही उन्हें भारत सहित दुनिया भर के देशों ने कई पुरस्कारों से सम्मानित किया। भारत सरकार ने उन्हें 1997 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। कलाम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। अब्दुल कलाम विश्व में अपने व्याख्यान के लिए प्रसिद्ध थे और विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। उनके 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अब्दुल कलाम ने विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र भी दिया था। Succeeding life, I have already told you, you have to do 4 things, okay? Number 1, I will have great aim. I will continuously acquire knowledge. I will do hard work. I will persevere and succeed. Okay, that's the mantra. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इधर राजधानी पटना समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर डॉक्टर कलाम को याद किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश के 234 नए शहरों में 730 निजी रेडियो चैनलों की शुरुआत के लिए निजी एफएम रेडियो चरण के तीसरे बैच की ई नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि इन शहरों में एफएम चैनल का वार्षिक लाइसेंस शुल्क वस्तु और सेवा कर को छोड़कर सकल राजस्व का 4% लिया जाएगा। गौरतलब है कि मंत्रिमंडल ने इस वर्ष अगस्त में 234 नए शहरों और कस्बों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने की मंजूरी दी थी। महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप गौरव यात्रा का आज पटना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की उपस्थिति में विभिन्न स्कूलों और एकलव्य विद्यालय के खिलाड़ियों ने गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के अधिकारी चंदन कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि चैंपियनशिप को लेकर राज्य के खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि गौरव यात्रा सभी 38 जिलों में जाएगी। अभी जो सरकार खेल के लिए पहल कर रही है बहुत ही अच्छा है। राजगीर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक ही कैंपस में बना है और वहाँ विश्व स्तरीय बहुत सारे स्टेडियम बने। वहाँ 25 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन का स्टेडियम बना है, 25 गेम हो सकते हैं। और राजगीर में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है ये आने वाले भविष्य में बिहार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, बिहार के लिए और बिहार के खेल के लिए, खिलाड़ियों के लिए। इधर महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप गौरव यात्रा को लेकर विद्यालयी बच्चों में काफी उत्साह है। आकाशवाणी समाचार से अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पढ़ाई के साथ साथ खेल के प्रति भी एक पैशन उत्पन्न होगा। मेरा नाम रिद्धि कुमारी है। मैं राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर की छात्रा हूँ। मैं इस कार्यक्रम के बारे में यह बताना चाहूंगी कि ये हमें बहुत प्रेरित कर रहा है। ये हॉकी जो यात्रा है वो हम लोग को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन कर रहा है और ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ।
पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ही जरूरी है। अगर हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा है तो हम उससे भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। मेरा नाम सिद्धि कुमारी है। मैं राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। मैं खेल से संबंधित कुछ कहती हूँ कि ये जो हॉकी का कार्यक्रम हुआ यहाँ पे, वो बहुत ही मुझे प्रेरणा दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे ही स्कूल की छात्राएं थी और खेल भी पढ़ाई के साथ साथ बहुत ही मुझे लगता है कि अच्छा है। खेल भी खेलना चाहिए, खेल से भी आगे बढ़ती हैं लड़कियां। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज महाराष्ट्र के देवलाली और दानापुर के बीच नई विशेष ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शेतकरी समृद्धि स्पेशल ट्रेन से देवलाली और दानापुर के किसानों तथा उपभोक्ताओं के बीच संपर्क बढ़ेगा। दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 3 में शौचालय की टंकी में पाइप लगाने के दौरान 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सभी मृतक एक ही परिवार के थे। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदपुर गांव में अपराधियों ने भूमि विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बक्सर जिले में बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले गंगा पुल के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से 26 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। ट्रक चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। मौके से पुलिस ने स्मैक खरीदने के आरोप में एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया। खगड़िया जिले के मोरकाही थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरी गांव से पुलिस ने 6 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा की। झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को, जबकि महाराष्ट्र में 1 चरण में 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। बिहार की 4 विधानसभा सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज के लिए 13 नवंबर को होगा मतदान। 23 नवंबर को होगी मतों की गिनती। जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा, पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेगी। 11 सीटों पर किया दावा। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, बिहार विधानसभा उपचुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच नहीं है कोई मतभेद। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।